नमस्कार दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर के स्टार्टअप से लवसाना तक के सफर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने आपको बताया कि मैं अलग अलग दिन यूपीएससी की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली सीरीज लेकर आपके लिए आया हूं, जिसमें 9 जो है वीडियो मैं आपके लिए यूपीएससी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन हेतु बनाऊंगा। उसी सीरीज का आज ये ऐसे तो क्रम से दूसरा और आपके काम के हिसाब से देखिए वो तो इंफॉर्मेशन था, तो ये पहला वीडियो आपके लिए लेकर हम आए हैं। आज के इस वीडियो का जो एपिसोड है उसका नाम रखे हैं श्री हरिकोटाचरण, और आज का स्लोगन है किताबों से शुरू हुआ यह किस्सा लवसाना की चाय पर जाकर खत्म होगा। किताबों से शुरू हुआ यह किस्सा लवसाना के चाय पर जाकर खत्म होगा। दोस्तों, आज आप यूपीएससी की एबीसीडी यानी पहले आपको आज मानसिक रूप से हम तैयार करेंगे कि तैयारी अगर करनी है तो सीरियसली की जाए, नहीं तो इसमें सफलता का दर बहुत कम है। केवल सीरियस कैंडिडेट के लिए ही ये फील्ड ऐसा है कि वो हाथ फैलाए खड़ा है। बाकी अगर आप अनसीरियस हैं तो इस फील्ड में आप 10 साल लगा देंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको केवल डेटाज बताऊंगा, यूपीएससी का इंफॉर्मेशन और कितने बच्चे बैठते हैं, कैटेगरी वाइज किस विषय में क्या सफलता का रेशियो है, इन सब चीजों का चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि यूपीएससी कितने प्रकार का एग्जाम लेती है। तो यूपीएससी कई प्रकार का एग्जाम लेती है। उसमें जो महत्वपूर्ण है, जिसमें कि लोगों को उस परीक्षा के प्रति चार्म होता है, उसका एक चार्ट आपके सामने हम दिखा रहे हैं। सबसे आकर्षक है सिविल सेवा परीक्षा, जो भारत के 10 लाख से ऊपर युवाओं का जो फॉर्म भरते हैं सपना होता है। उस परीक्षा का नाम है सिविल सेवा परीक्षा, सीएससी। भारत के वैसे युवा जो कि सेना में ऑफिसर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और जरूरत पड़ी तो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, उस परीक्षा का नाम लेने के पहले भारतीय सेना को एक सैल्यूट, और उसके बाद उस परीक्षा का नाम है सम्मिलित रक्षा सेवा, सीडीएसई परीक्षा। ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में लोग देश सेवा नहीं करते। सिविल सेवा में भी देश सेवा है, रक्षा सेवा में भी है, लेकिन इस देश को मजबूत बनाने में अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो योगदान ही नहीं दे पाएंगे। चाहे एक सिविल सेवक हो, चाहे सेना में काम कर रहे हमारे जांबाज वीर सिपाही हों, या एक मजदूर क्यों ना हो, तो उसके लिए अगर आपका अपना सपना डॉक्टर बनने के बाद स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देने के लिए है, तो सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा सीएमएसई कहते हैं। और हम सभी जानते हैं आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी इस देश के लिए, किसी भी देश के लिए, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आप अगर इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा ईएससी में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उसके लिए यूपीएससी परीक्षा लेती है, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा। इसी प्रकार भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा आईईएससी
और सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा CGSE, ये एक और भी कई परीक्षा है, लेकिन ये एक लोकप्रिय परीक्षा है यूपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला, जिसमें अधिकतर युवा शामिल होकर के अपना उच्च कैरियर बनाना चाहते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस भी है, फॉरेस्ट सर्विस भी है, सॉरी, IFOS, एक चरण सिविल सेवा से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे और भी कई सेवाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि IAS गुरु तोमर सर आपके लिए YouTube, टेलीग्राम चैनल, खास करके मैं कहूंगा कि आप जुड़िए। वहां रोज 3 प्रश्न, बेहतरीन ओरिजिनल क्वेश्चन और 23 के पैटर्न के अनुसार, एक ट्रेडिशनल, एक NCERT बेस्ड और एक जो है करंट के, वहां पे हर दिन रखे जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप IAS गुरु तोमर सर पे हमसे मिल सकते हैं। तो आप इन चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, केवल यूट्यूब को ही नहीं करिए, वहां पर आपको कंटेंट भी मिल रहे हैं। तो IAS गुरु तोमर सर का टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल उपलब्ध है, आप वहां भी हमसे मिल सकते हैं। और अगर आप उच्च गुणवत्ता वाला क्लास करना चाहते हैं, पूरे भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अगर आप चाहते हैं तर्कों के साथ, तो आपके लिए तोमर सर ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। आप ऐप डाउनलोड करिए IAS गुरु तोमर सर, और वहां जाइए। अत्यंत कम फीस पर NCERT का कोर्स और प्रीलिम्स ऑथेंटिक बुक्स कोर्स है। तो चलिए दोस्तों, अब सिविल सेवा परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो उसमें टोटल 21 सेवाओं के लिए परीक्षा एक बार लिया जाता है। पहला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल सर्विस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए। इसके बाद 7वां सर्विस है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन PNT अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम एंड इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए ग्रेड 3, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली सर्विस डैनिक्स ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली सर्विस डैनिक्स ग्रुप बी, और पौंडीचेरी सिविल सर्विस पौंडिक्स ग्रुप बी, और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस 21वां पौंडिप्स ग्रुप बी। इतने प्रकार के 22 से 21 सेवाएं हैं जो सिविल सर्विसेज परीक्षा के द्वारा में सफल होने के बाद आपको यह मिलेगा। आपका इस परीक्षा में जो रैंक होगा और आपने जो चॉइस दिया है इस 1 से लेकर 21 तक, वो जहां मैच करेगा वही सेवा आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सेवा जानने के बाद अब जरा हम सिविल सेवा परीक्षा पद्धति को चार्ट के रूप में देखें। तो सिविल सेवा परीक्षा कभी नहीं कहिएगा 3 चरणों में लिया जाता है, लिया 2 ही चरण में जाता है। दूसरे चरण में कंबाइंड 2 चरण है, क्योंकि मेरिट उसी एक चरण से बनता है। तो पहले को कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो 400 अंक का होता है, और दूसरे को कहते हैं मुख्य परीक्षा। कई लोग हिंदी माने भारतीय भाषा और अंग्रेजी को क्वालिफाइंग होने के कारण अंक नहीं लिखते हैं, लेकिन हकीकत में पास तो करना पड़ता है ना। तो तैयारी तो हमको टोटल का करना है ना, वरना अगर उसमें फेल हो जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे।
इसलिए मुख्य परीक्षा आज से समझना है 2625 अंकों का होता है। प्रारंभिक परीक्षा जो 400 अंक के होते हैं उसमें 2 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में टोटल 100 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 2 अंक के होंगे और टोटल 200 अंक के होंगे। यह परीक्षा 2 घंटे का लिया जाएगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जिसको हम लोग सीसेट के नाम से बुलाते हैं, वह भी 200 अंक का होगा, लेकिन उसमें प्रश्न 80 होंगे, एक प्रश्न 2.5 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे में आपको यह पेपर सॉल्व करना है। लेकिन यहां पर एक पेंच यह है कि सीसेट में सामान्य अध्ययन पेपर 2 में आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है, यानी 66.66 आपको अंक लाने हैं, तभी आपके पेपर 1 की कॉपी में आए हुए नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे, और नहीं तो ये नंबर नहीं जुड़ेगा। मेरिट आपका पेपर 1 से बनेगा, मतलब 200 अंक के जो पेपर हैं उसमें से बनेगा। ये सब अगले क्लास में टोटल 9 सीरीज हम लेके आ रहे हैं, वहां फिर बताएंगे स्ट्रेटेजी कि प्रीलिम्स आप कैसे पास करेंगे। मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा 2350 अंक का होता है, जिसमें क्वालिफाइंग पेपर 600 मार्क का होगा और मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए 1750 अंक के पेपर होंगे। और इंटरव्यू आपको 275 अंक का देना है। मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले 1750 और इंटरव्यू के 275, यानी 2025 अंक में आपका मेरिट बनेगा, और उसके आधार पर आपको जो है 21 जो सर्विस अभी हम बोले उसमें से जो आपका मेरिट में नंबर आएगा इस अंक के आधार पर, वो सेवा आपको मिलेगा। आइए दोस्तों, अब जरा हम ये जाने, एकदम आज ABCD है, वैसे लड़के जो बेचारे एकदम शुरुआत कर रहे हैं तैयारी का, तो सिविल सेवा परीक्षा का सेंटर कहां कहां होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का सेंटर लिस्ट में देख लीजिएगा, भारत के 79 शहर में होता है, टोटल 79। जैसे अगर आप केवल राजस्थान की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तीनों जगह होता है। तो ऐसे आप जाकर अपने राज्य में जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो उस लिस्ट में देख सकते हैं 79 सेंटर पर प्रीलिम्स की एग्जाम होती है। और जब आप मेंस देने जाते हैं तो वो 24 परीक्षा केंद्र है पूरे भारत में, जहां पर कि यूपीएससी का रिटन एग्जाम होता है, और इंटरव्यू वो केवल दिल्ली में होता है। अब आइए दोस्तों, इसके लिए पात्रता क्या है, कौन ये परीक्षा दे सकता है। तो पहली पात्रता है कि नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीयता। तो आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए केवल इंडियन नेशनलिटी होना जरूरी है। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्य सेवा में जाना चाहते हैं तो भारतीय नागरिक भी हो सकते हैं, नेपाल के प्रजा भी हो सकते हैं, भूटान के प्रजा भी हो सकते हैं, और 1962 1 जनवरी से पहले जो तिब्बत से भारत आ गया है रिफ्यूजी बन करके और वो भारत का नागरिक बन गया है, नहीं बना है, तो वो भी दे सकता है, क्योंकि बन गया तब तो वो भारतीय है। और कुछ देशों से आने वाले पीआईओ, आप जब फॉर्म निकलेगा तो वहां देखिएगा उस देश के नाम का लंबा लिस्ट है, वहां के भारतीय मूल के लोग भी अन्य सेवा के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अब आइए सिविल सेवा परीक्षा में उम्र की सीमा। अगर आप अनुच्छेद 16(1) पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। इसलिए पहले तो सभी उम्मीदवार के लिए 21 से 32 साल है, और उसके बाद छूट शब्द का प्रयोग है, वो आप जोड़ करके समझ लीजिए वहां तक होगा। तो SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है, यानी SC ST का उम्मीदवार 37 साल तक ये एग्जाम दे पाएगा।
ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है, यानी ओबीसी कैंडिडेट 35 साल तक एग्जाम दे पाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का छूट है, यानी एक्स सर्विसमैन भी 32, 5, 37 साल तक एग्जाम दे सकता है। और बेंचमार्क डिसेबल, मान लीजिए कि कोई दिव्यांग है या ब्लाइंड है, तो उसके लिए 10 साल का छूट है, यानी वो 42 साल तक ये एग्जाम दे सकता है। अब आइए, इस परीक्षा को देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो सभी के लिए एक ही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आए उसके पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब आइए अगला क्वालिफिकेशन, कितने अटेम्प्ट, आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? सभी के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, पीडब्ल्यूबीडी में जो आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड, चाहे वो जनरल है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो ओबीसी है, उसको 9 अटेम्प्ट। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस को भी अटेम्प्ट तो 6 ही है। अटेम्प्ट और उम्र में उनको नहीं दिया गया है छूट। उसका रीजन है कि वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड नहीं है, वीकर हैं वो जनरल है। और एससी एसटी में अगर कोई आते हैं तो उनके लिए लिमिट नहीं है, और पीडब्ल्यूबीडी में जो एससी एसटी हैं उनके लिए भी ट्रायल का लिमिट नहीं है। अब आइए फीस, फॉर्म में 100 रुपया सबको भरना है, लेकिन फीमेल, एससी, एसटी, बेंचमार्क डिसेबल कैंडिडेट जो है वो एग्जम्प्टेड है। इसका मतलब ओबीसी को भी फीस भरना है और ईडब्ल्यूएस को भी फीस भरना है। अब आइए यहां से एकदम अटेंशन के साथ आप देखिएगा, वर्ष 2020-21 का लेटेस्ट डेटा है, 72वां जो यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट है उसके आधार पर। प्रारंभिक परीक्षा में 2020-21 में 10,56,835 लोग फॉर्म भरे थे, लेकिन परीक्षा में 4,86,952 लोग ही उपस्थित हुए थे। यही है दोस्तों जो मैं कहता हूं बार बार लड़कों को कि तैयारी करते समय हड़बड़ाइए नहीं। इसको देखकर कभी किसी कोचिंग में एडमिशन मत लीजिए कि वहां से टॉपर निकला है। आप पहले जाइए, वहां बैठिए, कोई कोचिंग कितना भी ब्रांडेड हो, अरे डेमो तो एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं ना सैमसंग का, तो उसको देना पड़ता है दुकानदार को, भले न मोबाइल जो है कंपनी ब्रांडेड है, डेमो तो सबको देना पड़ता है। तो अगर वो आपको डेमो लेक्चर नहीं दे रहा है, और फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्री ओरिएंटेशन क्लास से डरिएगा। दोस्तों आज मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, यहां पे एक बार फिर सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको आज एक सलाह दे रहा हूं कि डेमो तो रिलायंस को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए देना पड़ता है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है। डेमो तो एक सैमसंग का मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, उसको भी देना पड़ता है, जबकि इतनी ब्रांडेड कोचिंग है, कंपनी है। तो ये आईएएस के कोचिंग वाले क्यों नहीं डेमो देंगे? उनको डेमो देना चाहिए, और जो नहीं दे रहा है ना, वहां नहीं जाने का। कितने ब्रांडेड हो भाई तुम। लेकिन दोस्तों आजकल डेमो का एक नया ट्रेंड चला है, उससे बचिएगा। फ्री ओरिएंटेशन क्लास जहां लिखा है, उस दिन एक महान वक्ता उस कोचिंग का जो मेन संचालक है, जो केवल बोलना जानता है, पढ़ाना नहीं जानता है,
वो 2 घंटे आपका ब्रेन वॉश ऐसा करेगा एक सिलेक्टेड लड़के को बुला करके कि आप एडमिशन ले लेंगे, और बाद में वहां टीचर जो है फिर आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा। तो हमेशा फ्री डेमो टीचर का होना चाहिए। 7 दिन अगर 7 विषय है तो 7 दिन आप 7 टीचर को खड़ा करो, फिर जज होगा कि मैं वहां पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। तो मैं आज एक अंतिम बार आपको यह सलाह दे रहा हूं, वरना जीवन आपका है, कि फ्री ओरिएंटेशन क्लास वर्ड से दूर रहिए। वो मछली पकड़ने वाला बंसी है जिसमें कैसे 2012 में फलाना लड़का पढ़ रहा था, अरे यहीं तो बैठा था, ऐसा वाला ओरिएंटेशन क्लास नहीं करने का, जिसमें मोटिवेशन का स्तर ऊपर कर दिया क्योंकि आपके पॉकेट से 2 लाख रुपया लेना है। पढ़ाने वाले टीचर के बारे में पता करिए, और जो आया है ना ओरिएंटेशन क्लास में वो क्या वो विषय पढ़ाएगा पहले वो पता करिए, और वो कितना घंटा पढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप यही करेंगे, और इसमें आपकी गलती नहीं है। आप हमेशा क्या हुआ कि हमारे जैसे मैच्योर आदमी के मोटिवेशन में फंस गए। देखिए प्रीलिम्स में ही नहीं होता है, मुख्य परीक्षा में भी 10,534 लोग इस 4 लाख में से पास हुए थे, लेकिन 343 लोग ही एग्जाम देने गए, 200 आदमी लगभग मेंस भी देने नहीं जा पाए। इसका मतलब कि जब तक आप पूरी तैयारी ठीक से नहीं किए हैं परीक्षा देने नहीं जाना। और 4 लाख में मात्र 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और सिलेक्शन हुआ 883। तो 10 लाख से यात्रा शुरू हुआ था और यात्रा खत्म 883 में हुआ है। 5 लाख को मत गिनिए, वो तो फार्म ही भरा था, एग्जाम नहीं दिया, लेकिन 4,86,000 यानी लगभग 5 लाख से यात्रा शुरू हुआ है और आपको आना है 883 में। आप सोच करके देखिए कि आपको कंपटीशन कितना टफ करना है। और आप जो है क्या कर रहे हैं, तो माथा का बाल झाड़ने में जो विस्कोसिटी समझाता है उसका क्लास कर रहे हैं। ये गंभीर तैयारी है दोस्तों। या जो तरह तरह का चुटकुला बोल रहा है, तरह तरह का जो है एथिक्स में से झूठ मूठ का कोई कहानी निकाल के आपको सुना रहा है कि प्रेम करिए पर वही आखिरी नहीं है। अरे क्या मतलब है ये सब क्लास में बोलने का। तो दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इससे भी खतरनाक चीज है। देखिए मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों अब एक बार फिर आप जरा समझिएगा कि जो मैं अब आपको डेटा बताने जा रहा हूं ये वो कितना खतरनाक है। अब तक आपको यह लगता होगा कि 10 लाख में से जो 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग एग्जाम छोड़ते होंगे। नहीं दोस्तों, देखिए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और आईएफओएस का साथ ही होता है। 2020 में मैं इसको बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी में 3,80,518 विद्यार्थी फॉर्म भरे थे, उपस्थित हुए 1,77,262, लगभग 50%। तो ओबीसी में 2,97,893 लोग फॉर्म भरे थे, तो उपस्थित हुए 1,48,314, आधा। यहां भी देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि इनको 9 अटेम्प्ट है तो इसमें लड़के एग्जाम दे रहे हैं। एससी में फॉर्म भरे थे 2,40,965, तो उसमें से भी आधे ही लोग परीक्षा देने गए, 1,01,973। जबकि आपके मन में होगा कि इनको तो अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, तैयारी नहीं होने पर हिम्मत नहीं होता है। एसटी कैंडिडेट 87,028 लोग फॉर्म भरे थे, तो 34,582 ही परीक्षा में बैठे। अगर बराबर का रेशियो देखिए तो या तो ये बराबर है या एससी एसटी कैंडिडेट में परीक्षा छोड़ने का रेशियो ज्यादा है। और ईडब्ल्यूएस 50,431 फॉर्म भरा था, तो 24,821 लोग जो है एग्जाम में बैठा था प्रारंभिक परीक्षा में। तो रेशियो देख लीजिए दोस्तों फॉर्म भरने का इस प्रकार का है। अब आइए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की स्थिति क्या है। 2020 में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में जनरल कैटेगरी के लोग जो पीटी पास किए थे
5,352 थे। कितने में? 10,534 में, लगभग आधा। लेकिन मेंस में लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले लोग 5,033 थे। ओबीसी में 2,918 थे। तो देख लीजिए यहां भी कुछ लोग परीक्षा नहीं दे पाए, 2,859 थे। एससी कैटेगरी में मेंस देने का फॉर्म भरने वाले यानी पीटी पास करने वाले 1,560 थे, तो 1,466 लोग ही एग्जाम देने गए। एसटी कैटेगरी में 757 लोग अगर पीटी पास किए प्रीलिम्स, तो एग्जाम देने वाले 737 ही थे। और ईडब्ल्यूएस अगर 1,000 पास किए तो एग्जाम 985 ही दिए, 15 इसमें भी नहीं दे पाए। इसका मतलब कि फॉर्म भरने वाले और एग्जाम देने वाले हर कैटेगरी में जो है छोड़ने का रेशियो बराबर ही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मैं यही बार बार कह रहा हूं कि एक बार तोमर सर पे भरोसा करिए। हां, मेरे तैयारी कराने का तरीका स्लो एंड स्टेडी होता है, विंस द रेस। मैंने अपने आईएएस गुरु तोमर सर के ऐप में ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। एनसीईआरटी कोर्स हमने शुरू किया है, 1,000 घंटे में पढ़ाऊंगा। और एक प्रीलिम्स का कोर्स हमने शुरू किया है, 1,000 घंटे में उसमें ऑथेंटिक बुक्स पढ़ा रहा हूं। उसका तरीका अभी बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। अब आइए दोस्तों, इंटरव्यू में क्या रेशियो है लोगों के एग्जाम का। तो 2,049 लोग अगर क्या कहते हैं इंटरव्यू तक पहुंचे, तो 734 जनरल थे, 677 ओबीसी के थे, 272 एससी से थे, 134 एसटी से थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 232 थे। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार जिसका डेटा ऑफिशियली उपलब्ध है वही बताएं ना आपको। जनरल के 315, 833 में, ओबीसी के 245, एससी के 124, एसटी के 61 और ईडब्ल्यूएस के 88 थे। अब दोस्तों, आईएएस गुरु तोमर सर की स्थापना ही मैंने हिंदी माध्यम के छात्रों को गति प्रदान करने के लिए ही किया है। हिंदी माध्यम के छात्रों के अंदर 3 भ्रम जिस दिन टूट गया, उस दिन हिंदी माध्यम का छात्र को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला, पीटी पहले निकालना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अभी मैं दिखाता हूं, हमारी सबसे कम जो कहते हैं ना कि शेयर प्रीलिम्स में ही है, तो हम आगे कहां से रिजल्ट देंगे। दूसरा, किताब दुकान पर जाकर रोज नया किताब खोजना, यह बंद करना होगा और केवल ऑथेंटिक ही पढ़ना है। कोई कोचिंग का नोट्स नहीं पढ़ना है और कोई भी जो है यूट्यूबर का गाइड नहीं पढ़ना है बताया हुआ। जो प्रमाणिक किताब है, जो धांसू लेखकों ने लिखा है, कॉलेज के प्रोफेसरों ने, वही पढ़ना है। और तीसरा कि कोचिंग क्लास इसमें चले जाएंगे तो पास हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, एक किताब बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसीलिए आप जरा देख लीजिए हिंदी माध्यम की स्थिति क्या है। 2020 और 21 दो का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। मेंस में अलग अलग मीडियम के कितने लोग बैठे थे, यानी प्रीलिम्स इस मीडियम से इतने ही लोगों ने पास किया। हिंदी माध्यम से 2020 में 10,336 प्रीलिम्स में रिजल्ट आया था, खाली 486 लोगों का प्रीलिम्स निकला था। हिंदी माध्यम के लड़के को मैं बार बार यही समझा रहा हूं, पहले प्रारंभिक परीक्षा में अपना शेयर बढ़ाइए। देख लीजिए 2021 में 8,925 रिजल्ट आया, अगर रिजल्ट घटा तो 486 से 470 हो गया, हमारा रिजल्ट नहीं बढ़ा।
यानी हिंदी माध्यम के लड़के अभी भी प्रारंभिक परीक्षा में 4 अंकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह पहला समस्या है, हमें लड़ना है उसी से। मैं एक और बता रहा हूं, हिंदी माध्यम के छात्र के मन में एक और भ्रम दूर करना है, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। गुजराती माध्यम के लड़के 10,336 में, गुजरात से नहीं दोस्तों, गुजराती माध्यम के लड़के 44 ही प्रीलिम्स पास किए थे और 21 में 20 लोग। मराठी माध्यम से 43 लोग पास किए थे, 30 हो गए 21 में घटकर। तमिलनाडु से लड़के पास करते हैं, लेकिन तमिल मीडियम में 25 लड़के का ही सिलेक्शन हुआ था और 5 सिलेक्शन 2021 में हुआ तमिल मीडियम से। तेलुगु में 5 और 4। और देखिए दोस्तों, अंग्रेजी माध्यम के लड़के प्रीलिम्स में ही इतना ज्यादा घुस जा रहे हैं कि आप उनको अलग नहीं कर पाएंगे। 10,336 में अगर 9,720 अंग्रेजी माध्यम के लड़के प्रीलिम्स पास करेंगे तो आप जरा ये बताइए कि कैसे हिंदी माध्यम का रिजल्ट आएगा। दिल्ली में बैठ करके 10-10 हजार हिंदी माध्यम के लड़के को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट आता है ढाक के 3-5 486 470। ये हिंदी माध्यम के लड़के को ज्ञान देना है। मैं किसी एक क्लास की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैंने ए का जो बी प्रतिद्वंदी है वो भी तो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है ना, इसलिए दोनों मिलकर एक ही कहानी गढ़ रहा है कि तुम 10,000 पढ़ाना, हम 5,000 को पढ़ाएंगे, दोनों मिलकर पैसा कमा रहे हैं। हकीकत में अंग्रेजी माध्यम का लड़का देखिए 8,925 में 8,388। जरा एक बार सोच के देखिए, 90% सीट प्रीलिम्स में वो कब्जा कर लिया है, तो आगे रिजल्ट आप कैसे खोज रहे हैं। इसलिए वो आपको क्या समझाएंगे, यार हिंदी माध्यम का रिजल्ट कमजोर है। अरे माध्यम में कॉपी तो तब न चेक होगा जब हम मेंस लिखेंगे। 486 लड़का में अगर हम 30-40 भी पास हो जा रहे हैं तो 10% है। आइए 9,000 में अगर 830 रिजल्ट था, 500 भी पास करता है तो इनका रिजल्ट खराब है हमसे मेंस में। हमको पहले प्रीलिम्स निकालना है। अब आइए दोस्तों, विषय में हिंदी माध्यम की स्थिति क्या है। ऑप्शनल पेपर जब प्रीलिम्स कम निकला तो उसके बाद उनमें से क्या बिखराव है, 20 की स्थिति बता रहे। भूगोल 1299 लड़के लिए थे, जो मेन 3-4 विषय है वो बता रहा हूं। मात्र 75 लोग उसमें से हिंदी माध्यम के थे, अब 1221 अंग्रेजी मीडियम के थे। इतिहास 574 लोगों ने लिया था, मात्र 93 हिंदी माध्यम के हैं और 468 इंग्लिश मीडियम के थे। फिलॉसफी हिंदी माध्यम का विषय माना जाता है, लेकिन क्या स्थिति है, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है ना। ये बात दिल्ली में बैठे हुए ये मठाधीश सामंतों को समझ में नहीं आ रहा है। अपने लालच के लिए आप ऑप्शनल पेपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, वो ऑप्शनल का उपयोग कहां करेगा। 339 36 लोगों का निकला है, हिंदी माध्यम से एग्जाम दिया है, 302 लोग अंग्रेजी मीडियम। पॉलिटिकल साइंस, ये तो खैर अंग्रेजी मीडियम का विषय पहले भी माना जाता था। 1841 में 36 हिंदी मीडियम और 1780 अंग्रेजी मीडियम। अब जरा देखिए कि सफलता का रेशियो, और इसी से हिंदी मीडियम के सफलता का रेशियो भी लगभग वही होगा, निकाल सकते हैं। भूगोल में 1322 लड़के बैठे थे, पास किए 95, सफलता का रेशियो 7.2 अगर मान लिया जाए तो 75 लड़के बैठे थे तो उसका 7.2 कितना होगा दोस्तों, 7 या 6 लड़कों का निकला होगा। वही फोटो दिखा करके आपको जो है ऑप्शनल में एडमिशन लिया जाता है। भूगोल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी विषय। इतिहास में 581 लोग बैठे थे, 24 लोग सफल हुए, 4% रिजल्ट है। अगर हिंदी माध्यम में 93 लोग बैठे थे तो 9 चौक 36, लगभग 5 लोग हिंदी माध्यम से इतिहास निकाले होंगे।
फिलॉसफी में 347 लोग बैठे थे 2020 में, यह सब यूपीएससी का डेटा है, और 20 लोग सेलेक्ट हुए, 5.8% अगर है तो 36 का अगर 6 भी निकाल दिया जाए तो 5 या 6 लोग फिलॉसफी से पास किए होंगे। पॉलिटिकल साइंस में 1863 में 154 लोग पास हुए, 8.3% अगर रिजल्ट है तो 36 का 8.3, 10% मान लिया जाए तो भी 4 लोग भी इसमें हिंदी माध्यम के नहीं सफल हुए होंगे। गुजराती साहित्य लिटरेचर तो खैर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब जब हम अभी आपको बता रहे हैं कि लिटरेचर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, दोस्तों जरा इसको ध्यान से समझिएगा कि जिस समय 2 ऑप्शनल हुआ करता था उस समय जो लिटरेचर की स्थिति थी वो अब नहीं है। अब लिटरेचर वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं बताऊं, जब मैं पाली पढ़ाता था, पाली भाषा जब यूपीएससी में था, अरे भाई 13 साल हम भी दिल्ली में पढ़ाए हैं, कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं रहे हैं। तब जब हम पाली पढ़ाते थे तो 300 लड़के बैठते थे ना, तो 48 फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। 2012 का रिजल्ट देखिएगा, लेकिन उनमें से एक का बैकग्राउंड पाली नहीं होता था। लेकिन यहां हिंदी साहित्य में हो सकता है कि इन 19 में से 5 का बैकग्राउंड रहा हो हिंदी साहित्य। पाली में तो हो ही नहीं सकता है किसी का। कौन आदमी मेरे जैसा होगा जो पाली में एमए करने चला जाएगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पाली से एमए किया हूं, मतलब बौद्ध अध्ययन संस्थान से। तो दोस्तों लिटरेचर का स्थिति जब से एक आ गया है ऑप्शनल, उतना अच्छा नहीं है। लड़के लेते हैं, रिजल्ट भी आता है, लेकिन वैसा नहीं आता है। तो गुजराती लिटरेचर में देखिए 49 में 4, अब लड़के कम होंगे तो परसेंटेज तो हाई दिखेगा ही, लेकिन खाली 4 लड़का गुजराती लिटरेचर से 2020 में पास हुआ था। और हिंदी साहित्य जिसका झंडा लेकर के कुछ लोग बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, अरे जब पाली विषय था ना, पाली भाषा, तो हिंदी माध्यम को कितना पीछे, हिंदी माध्यम नहीं सॉरी, हिंदी साहित्य को कितना पीछे पाली साहित्य छोड़ दिया था, वो उसमें का रिजल्ट देखिए तब पता चलेगा। 226 मात्र लोग बैठे हैं, तो सबसे कम है देखिए ना, ये बड़े विषयों में से 19 लोग पास हुआ है, तो परसेंटेज तो थोड़ा हाई रहेगा ही। लेकिन मात्र बेहतरीन शिक्षा लेने के बाद, बेहतरीन शिक्षा विदों से शिक्षा लेने के बाद, गोलम पोल गप करने वाले टीचरों से पढ़ने के बाद, तो हाल यही होना ही है। तो यह है हिंदी माध्यम का। अब दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम के लड़कों का, अब दोस्तों जरा एक बार सुनिएगा, हिंदी माध्यम के लड़कों को दिमाग में यह भरा जाता है कि तुम्हारे पास मटेरियल कम है। मैं तर्कों के साथ साबित कर सकता हूं, और अभी आपको करने जा रहा हूं कि कैसे कम है, जरा ये बताइए। पूरे भारत में मैं हूं या कोई भी जो आईएएस का तैयारी कराते हैं, वो यही कहते हैं ना कि अगर कंसेप्ट बनाना है तो एनसीईआरटी पढ़ो। दोस्तों जरा ये बताइए कि क्या हिंदी का एनसीईआरटी अलग लिखा है? सरकार कहीं अपने किताबों में भेद करती है? तो जिस वक्त एक हिंदी माध्यम का लड़का एनसीईआरटी पढ़ रहा है, उस समय क्या हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में मटेरियल में कोई फर्क है? हां है। जब ये कोचिंग वाले मैजिक बुक बना देंगे इस एनसीईआरटी का, तो फर्क आ ही जाएगा। अंग्रेजी वाला ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ रहा है, हिंदी वाले को मैजिक ठूसे जा रहे हैं, तो वो तो परेशान होगा। दूसरा बात दोस्तों, ऑथेंटिक किताब जो मैं नाम लेता हूं, भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह की ऑथेंटिक किताब है, जरा देखिए दोनों ही मीडियम में है या नहीं। भारत के भूगोल में चतुर्भुज मामोरिया एक ऑथेंटिक लेखक है, दोनों हमें है कि नहीं। बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत में एक ऑथेंटिक लेखक है, एक ही लेखक दोनों किताब लिखा है कि नहीं। बीएल ग्रोवर साहब लिखे हैं कि नहीं, दोनों ही मीडियम में। तो जरा दोस्तों हमें यह बताइए कि जो ऑथेंटिक बुक्स अगर आप खरीदने जाते हैं,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बेयर एक्ट आता है, दोनों ही मीडियम में है क्या नहीं। तो हमारे 7 जो विषय हैं दोस्तों, उनमें जो हमें परंपरागत क्वेश्चन 39-40 के आसपास आता है, अरे 25 क्वेश्चन में करंट से आता है, तो बाकी जो आ रहा है, तो जरा ये बताइए, जब लेखक सेम है तो उसको पढ़ते समय हिंदी और अंग्रेजी में कहां फर्क है? बिल्कुल फर्क है। जब आप किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं, जब वो काट करके हम बनाएंगे ना उससे गाइड, किसी भी प्रकाशन का हो, तो फर्क आ जाएगा। और अब मैं तीसरा करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। हिंदी माध्यम का छात्र हो या अंग्रेजी माध्यम का, योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ना जरूरी है। जरा बताइए, दोनों जब दोनों ही मीडियम में है और एक ही निबंध है, ऐसे है, तो मटेरियल कैसे कम है? एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पहला जो न्यूज आता है वो मेंस के लिए जरूरी है, दोनों में क्या अंतर है? अभी और बता रहे हैं, जब आप एक मैगजीन खरीदते हैं तो दोनों ही मीडियम में वो मैगजीन है, फिर कैसे कंटेंट कम है? क्या वर्ल्ड फोकस अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए खरीदते हैं तो उसमें कंटेंट में अंतर है? तो अब बताइए कंटेंट में कहां कमी है? कंटेंट में कमी वही है जहां आप ऑथेंटिक बाजार को छोड़कर कोचिंग और यूट्यूबर के अनऑथेंटिक मटेरियल की ओर जा रहे हैं। समस्या वहां है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, याद आ गया क्या? इकोनॉमिक्स में अगर कोई लड़का मिश्रापुरी पढ़ता है, रमेश सिंह की ही किताब पढ़ता है, तो वो दोनों ही मीडियम में है ना, फिर कहां मटेरियल कम है? अरे 5 क्वेश्चन के लिए हो सकता है, 2 क्वेश्चन के लिए हो सकता है, 1000 मार्क के जीएस में 900 मार्क में कंटेंट में कमी नहीं हो सकता है। यही एक यज्ञ लेकर निकले हैं दोस्तों। आइए अब मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सभी पर आईएएस गुरु तोमर सर उपलब्ध है। आप अगर लाभ लेना चाहते हैं फ्री में, यहां काफी कंटेंट रखे जाते हैं, हां मर्यादित रखे जाते हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आप इतना सुनने के बाद आपको तोमर सर में ऑथेंटिसिटी लगे तो एक बार भरोसा करिए, अब कॉलेज के साथ साथ आईएएस की तैयारी करना आसान और हर गरीब का बच्चा बनेगा आईएएस। हमने ऑथेंटिक बुक कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किया है, यानी कि मैं आपको, यही मैं फिर अगली बार आऊंगा कि देखो पढ़ाने से क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ता है कि नहीं। इसमें मैं आपको कोई गाइड नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें सविंदर सिंह की किताब ही इस बोर्ड में होगी और लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। तो मैं जितने ऑथेंटिक ऑथर का नाम बताया, उस ऑथर की किताब को मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा। यह कोर्स हमने ऑनलाइन लॉन्च किया है और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है लबसना का सफर हुआ आसान, खास करके हिंदी माध्यम के लोगों के लिए। अगर ये कोर्स इंग्लिश मीडियम का लड़का भी लेता है तो उसको नुकसान नहीं होगा। दोनों पेज एक ही लेखक का हम रख करके दोनों ही मीडियम में समझाते हैं। ये इसीलिए हमने इसका नाम दिया, कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। ये भारत का सबसे ऑथेंटिक ऑनलाइन कोर्स है और ये बैच 12 जुलाई से शुरू हुआ है। ऑनलाइन में तो कुछ शुरू होता नहीं है, जब से जुड़िए तब से पढ़िए। इसका फीस केवल 9,999 में पूरे जीएस 1 के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी। तो देर किस बात का, उठाइए मोबाइल और आईएएस गुरु तोमर सर ऐप डाउनलोड करिए और जाके देखिए वहां पर क्या है। अब आइए, एनसीईआरटी का कंसेप्ट जो आईएएस गुरु तोमर सर के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत में सबसे अलग है ये, क्योंकि अब हर गरीब का बच्चा बनेगा आईएएस, क्योंकि फीस है बहुत कम। और एनसीईआरटी बुक्स कोर्स हमने यूपीएससी के लिए लॉन्च किया है। इसमें प्री नहीं लिखे हैं, ये प्री और मेंस दोनों में काम आएगा आपको। इसमें पूरा हम मेंस के भी कंटेंट को लिखाते हैं इस किताब से और प्रीलिम्स के भी कंटेंट को। इसीलिए हमने लिखा कि लबसना के सफर में यह है हरी कोटा। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कहां से होगा,
और ये फिर वही मैं कह रहा हूं कि जब मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब हुआ कि ये भारत का सबसे प्रमाणिक ऑनलाइन कोर्स है। 12 जुलाई से शुरू हुआ है। एकदम इसमें मैं ऐसे जा रहा हूं कि जैसे अभी जनरल साइंस चल रहा है 6, 7, 8, 9, 10th, फिर मान लीजिए हिस्ट्री उठाए 6, 7, 8, 9, 10th, ज्योग्राफी उठाए थे 6, 7, 8, 9, 10th, पॉलिटी उठाए 6, 7, 8, 9, 10th, इकोनॉमिक्स 9, 10th, एक चरण पूरा। फिर 11th, तो वहां पर फिर सब्जेक्ट उठाएंगे तो हिस्ट्री तो 11, 12th, ज्योग्राफी तो 11, 12th, ऐसे करके आपका जो है एक एक टॉपिक, एक एक लाइन बाय लाइन हम आपको कराने जा रहे हैं। फीस है केवल 7,499। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। आपको अगर मान लीजिए बात नहीं करने का मन है कि नहीं तोमर सर से नहीं गप करना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7043771326 पर। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम तोमर सर से बात करें, अरे आप ही के राज्य के हैं ना तोमर सर, मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूं। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई और मैं 13-13 साल दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में क्लास लिया हूं, खुद के कोचिंग पे। मैं किसी क्लास में नहीं जाता था पढ़ाने, मेरा खुद का था, जहां हम जीएस और पाली पढ़ाया करते थे। आज मैं आपको यह भी बता रहा हूं, पूरा जीएस में अपने विद्यार्थी को अकेले ही पढ़ाता था। जब ये टॉप मोस्ट टीचर लोग अपने ऑप्शनल से बाहर नहीं निकल पाते थे, उस वक्त रजनीश तोमर जीएस पढ़ाता था अपने ऑप्शनल के साथ। पाली छोटा था इसलिए जीएस भी पढ़ाते थे। तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो 9427253077 पे आप कर सकते हैं। और एक कोर्स लॉन्च होने वाला है अभी, जिसका नाम है अब करंट अफेयर्स में कोई भय नहीं। कोई भय नहीं, एकदम शांति से पढ़िए और आपको 2 महीने में फर्क दिखा देंगे बाकियों के करंट अफेयर्स और अपने में क्या है। करंट अफेयर्स कोर्स यूपीएससी का लॉन्च करने जा रहे हैं, जो लबसाना के सफर में आपका LMB 3 कहलाएगा, GSLV का जो मार्क 3 इंजन है वो कहलाएगा आपका। ये 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है और मात्र 500 रुपया प्रति मंथ पे शुरू है। कि आपको अगर 1 महीना पढ़ने के बाद लग जाए कि तोमर सर वो अच्छे वाले जो बातचीत वाले वक्ता वाले सर हैं, अगर उससे खराब पढ़ा रहे हैं तो 500 ही बिगड़ा ना, छोड़ दीजिएगा। लेकिन मुझे मालूम है, मैं चाहता तो यहां 6000 लिख के 1 साल का कोर्स बना सकता था कि आपको 6000 के लिए पकड़ लेते। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे करंट अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा लड़का जुड़े, ताकि बाहर ये पता चले लोगों को कि करंट अफेयर्स पढ़ाया कैसे जाता है। जब हमारे लड़के खुलकर बोलना शुरू करेंगे और उनको दिखेगा कि ये प्रश्न कहां से आ रहा है, क्योंकि अनऑथेंटिक चीज तोमर सर न जिंदगी में पढ़ाए हैं न पढ़ाएंगे। तो ये आपके लिए LVM3 कोर्स है। आपकी मर्जी, चंद्रयान पे जाना है तो आइए, और नहीं तो आपका बिगड़ने वाला कुछ है नहीं। 500 रुपया का सवाल है, आराम से चेक हो जाएगा आपका कि हम तोमर सर से जुड़े कि नहीं जुड़े। तो ये जो है आपको हम आज ABCD की जानकारी दिए। अब कल प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जितना चीज सिलेबस में आता है वो मैं आपको समझाऊंगा कल, यानी 26 तारीख को। ये तो 24 तारीख का वीडियो है आपका, 26 तारीख को आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।